नमस्ते बच्चों। आपने इससे पहले की वीडियोस में डी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो स्टार्ट कर रखा था। उसके अंदर मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दे दी थी कि डी ब्लॉक एलिमेंट होते कौन से हैं, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, उनकी मैंने कुछ एक जनरल प्रॉपर्टीज़ भी करवाई थी। आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई कैसे वेरी करती है अलोंग द सीरीज अलोंग द ग्रुप, और मैंने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी बताया था। मेटालिक करैक्टर भी हमने डिस्कस किया था, जो ट्रांजिशन मेटल होती है उनका मेटालिक करैक्टर भी हमने डिस्कस किया था। रिएक्टिविटी भी देखी थी और अपने ने रिड्यूसिंग जो उनका नेचर होता है वो भी स्टडी किया था कि हम ऑन द बेसिस ऑफ ई नोट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल हम उनकी रिड्यूसिंग करैक्टर को भी बता सकते हैं। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं उनको स्टडी करते हैं। जो हम आज से स्टार्ट करते हैं वो है सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ये लगा लो कि ट्रांजिशन मेटल्स की या डी ब्लॉक एलिमेंट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स काफ़ी तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज शो कर देती हैं, जो चेंज होती रहती हैं। लगभग +1 से स्टार्ट होके +7 तक जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वेरी कर जाती हैं। अगर हम बाकी नॉन मेटल से कंपेयर करें, जो पीरियोडिक टेबल की नॉन मेटल्स है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन, डी ब्लॉक की जो मेटल्स है मीन्स ट्रांजिशन मेटल्स है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं टिन की बात करूं, नॉन मेटल +2 एंड +4 मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट 2 के गैप में है, +2 एंड +4 2 और 4 में 2 का गैप। इसी तरह अगर मैं थैलियम की बात करूं तो इसकी +1 और इसकी +3 मीन्स 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने थैलियम की देखी, कितनी +1 एंड +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट एक दूसरे से 2 नंबर पे वेरी हो रही हैं कि +2 में 2 करेंगे फिर +4 बन रहा है, +1 में 2 जोड़ेंगे फिर +3 बन रहा है, मीन्स 2 नंबर से क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो बहुत सी मेटल्स ऐसी हैं डी ब्लॉक फैमिली के अंदर जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लगातार चलती रहती हैं कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 मीन्स काफ़ी ये लगा लो लॉन्ग रेंज तक क्या चलती रहती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चलती रहती है। अब ये वेरी कहाँ तक करती है और कब कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है वो देख लेते हैं हम। पहले मैं पहली ट्रांजिशन सीरीज को डिस्कस करूंगा, जो स्कैंडियम की सीरीज है। जो बाकी हुई 2 सीरीज हैं वो आप खुद देख लेना, बस डिफरेंस इतना है कि जो बाकी 2 सीरीज हैं वो और भी ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है। तो मैं पहली ट्रांजिशन सीरीज को लिखता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। अब देखो आपने देखा हो इससे पहले क्या आता है, कैल्शियम आता है, 20 एटॉमिक नंबर होता है उसका। वहां तक क्या होता है, जो अपनी 4s2 तक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। उसके बाद जब स्कैंडियम से बात करते हैं तो इसके अंदर जो 3d ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे, 3d1 एंड 4s2। एटॉमिक नंबर इसका 21। टाइटेनियम की बात करें, एटॉमिक नंबर इसका 22। इलेक्ट्रॉन डी में अब कितने आ जाएंगे, 2, एस के अंदर फिर 2, 23। वैनेडियम का इसका कितना, 3d3 एंड 4s2। क्रोमियम का 24। अब देखो 3d4 और 4s2 बट हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, इसके कारण क्या होगा, ये 3d5 एंड 4s1। इसी तरह मैग्नीज की बात करें, एटॉमिक नंबर 25, 3d5 एंड 4s2। आयरन की बात करें 26, 3d6 एंड 4s2। कोबाल्ट की 27, 3d7 4s2। निकल का 28, 3d8 4s2। कॉपर का अब ये भी फुली फील्ड स्टेबल है इसलिए 3d10 एंड 4s1, और फिर जिंक का 3d10 एंड 4s2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी कैसे करती हैं, स्कैंडियम की देखते हैं। देखो स्कैंडियम अगर अपने दोनों s के इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2। साथ में d के भी निकाल दे तो कितनी शो करेगा, +3। टाइटेनियम की बात करते हैं, दोनों s के निकाल दें तो कितनी, +2। एक d का निकाल दे तो +3। अगर दोनों ही d और दोनों ही s इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो कितनी बन जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, +4। इसी तरह अगर हम वैनेडियम की देखें तो s के निकाल देगा तो +2, d का एक निकाल दें +3, d के अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो
+4, अगर तीनों ही निकाल दे s के साथ साथ तो कितनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मींस मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड कर रही है, जो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है किस पे, जो s ऑर्बिटल के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है, मींस +2 है। अगर मान लो किसी के अंदर जैसे क्रोमियम की बात करें या बात करें कॉपर की, तो देखो 4s1, कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो क्या करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी कोई नहीं करता। क्रोमियम भी कर सकता है पर वो स्टेबल नहीं होते हैं उनके कंपाउंड्स, बट जो स्टेबल भी होते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट शो भी करते हैं वो कॉपर के हैं। मींस एक अकेला ऐसा एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, शो करता है। अगर मैं जिंक की भी साथ के साथ बात कर ही लूं तो जिंक के अंदर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये रिमूव करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, शो करेगा। और उसके बाद क्या है, फुल्ली फील्ड है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल नहीं है बट काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए ये लगभग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही इसके कंपाउंड्स क्या मिलते हैं, हम ज्यादातर स्टडी करते हैं। मैंने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी, किस पे डिपेंड करती है, 4s ऑर्बिटल पे। अगर मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 केस छोड़ने हैं। एक तो क्रोमियम का, जहां पे अपन ने हाफ फील्ड के कारण 4s का इलेक्ट्रॉन d में भेज दिया था, और एक कॉपर का। इन दोनों को छोड़ के जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस पे डिपेंड करती है, 4s प्लस 3d इलेक्ट्रॉन्स पे। देखो कितने थे, 2 और 2 4, तो मैक्सिमम कहां तक गई, 4। 2s के अंदर 3d के अंदर कितने, 5, तो मैक्सिमम कितनी, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। मींस इस हिसाब से क्या होती जाती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती जाती हैं। जो बाकी दो वैसे तो 4 फैमिलीज हैं बट ज़्यादातर 3 फैमिलीज को स्टडी किया जाता है ट्रांजिशन ब्लॉक में, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो कहाँ से स्टार्ट होती है, स्कैंडियम से। सेकंड जो यूट्रियम से स्टार्ट होती है। थर्ड के अंदर लैंथेनॉइड निकल जाते हैं। लैंथेनॉइड के बाद हाफनियम से जो अपनी सीरीज स्टार्ट होती है। तो ये तीनों की जो कंपाउंड्स हैं ज़्यादातर हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, और इन्हीं की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, वेरी करती है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मुकाबले सेकंड और थर्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वेरी करती है, मींस +8 तक भी उनके कंपाउंड्स चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, हमने क्या स्टडी किया है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी स्टडी की है, ट्रांजिशन मेटल्स की, या फिर हमने किसकी की थी, डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। जो हमारा नेक्स्ट है, एक और बात, अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी वाइड रेंज तक वेरी क्यों कर रही है, तो सिंपल सी बात है। एक तो क्या कि जो 3D, या फिर मैं ऐसे बोलूँ 3D 4s, या फिर ऐसे ना बोल के अपन सिंपल बोलते हैं n-1 d ऑर्बिटल और n s ऑर्बिटल, दोनों की एनर्जी क्या है, लगभग सेम होती है। ठीक है, एक तो ये कारण है, दोनों की एनर्जी सेम होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकालने, मान लो s में से निकाले फिर d में से निकालेंगे तो ज़्यादा एनर्जी का गैप नहीं रहता, मीन्स थोड़ी सी ज़्यादा ही लगानी पड़ेगी, बिल्कुल कम डिफरेंस होता है दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी में, d की और s की। दूसरी बात, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इनके कंपाउंड्स में, तो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर, s के इलेक्ट्रॉन्स भी और d के इलेक्ट्रॉन्स भी। यही कारण है कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर s और d दोनों के इलेक्ट्रॉन मिलके वेरी करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो कि ट्रांजिशन मेटल्स की होती है। उसके बाद जो सेकंड है, जो मतलब कि जो आज की सेकंड प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, आप सबने पढ़ी भी होगी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक तो होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरे होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो अब हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक नेचर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। कौन सी प्रॉपर्टी थी, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
अब जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं मेनली, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। मींस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और जो सेकंड है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। वो सब्सटेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो रिपेल होते हैं, आसान सी डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद जो रिपेल होंगे। अब कौन से सब्सटेंस अट्रैक्ट होंगे, कौन से रिपेल होंगे, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। अभी डी ब्लॉक एलिमेंट में अपन ने देखा, जब भी मैंने लिखी थी स्कैंडियम की सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो अपने डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन वेरी किए थे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। स्टार्टिंग में तो क्या होगा, मिड तक, पहली ट्रांजिशन की मिड तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, या फिर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन मिड के बाद, मिड हाफ के बाद, ठीक है, जिंक तक जाते जाते अब क्या होगी, पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है 3d6 मीन्स 3d5 के बाद, क्योंकि 3d5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। ये देखो 3d5 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन 5 के बाद जो छठा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पे, सातवां यहाँ, मीन्स क्या होगा, पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मिड हाफ से लास्ट मीन्स जिंक तक जाते जाते पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक फॉर्मूला भी होता है मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर या फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, वैसे तो देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है या कोई इलेक्ट्रॉन एटम है और न्यूक्लियस क्या कर रहा है, देखो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन मोमेंट भी करता है और ऑर्बिटल मोमेंट भी करता है। बट ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हम मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर ओनली उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या फिर स्पिन मोमेंट का पार्ट लेके चलते हैं। तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 4s+1 के फॉर्मूले से। ns क्या है, स्पिन, कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, s की वैल्यू कितनी, 1/2। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, s की वैल्यू कितनी, 2 गुणा में 1/2 मीन्स 1। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, s की वैल्यू कितनी, 3 गुणा में 1/2, कितनी, 3/2। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सबकी स्पिन हाफ होगी ना, तो 4 गुणा में हाफ 2। अगर मान लो किसी के अंदर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन कितनी होगी, n गुणा में 1/2 मीन्स n/2। मीन्स अगर किसी सब्सटेंस के अंदर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो s की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, n/2। अब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, 4 गुणा में n/2 प्लस में 1। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू में n+2। बस अब सिंपल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, जैसे मान लो मैं कह दूं 3d3 आ गया किसी का, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए डी के अंदर, 1 2 3, तो n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 3 प्लस 2। इसको सोल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट होगी। लेकिन याद रखना ये जो फॉर्मूला है ये ओनली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए है। सेकंड थर्ड के लिए हम उनका ऑर्बिटल मोमेंट भी लेके चलते हैं, तो उसमें 4s+1 प्लस में उसका ऑर्बिटल मोमेंट का भी क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा l इंटू में l+1, जो कि आप यूज़ करते होते हैं। तो ये डिफरेंस भी हो गया कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड थर्ड में क्या डिफरेंस है, कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए अकेले स्पिन मोमेंट को लेके चलते हैं, बट अगर हमें सेकंड और थर्ड की मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी हो तो उसमें स्पिन के साथ साथ क्या लेके चलेंगे, उसकी ऑर्बिटल मोमेंट का भी क्या कंट्रीब्यूशन काउंट करेंगे, उसको भी लेके चलेंगे। इनके अलावा 3 कैटेगरीज और होती हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटी फेरोमैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से भी ज़्यादा मैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब होता क्या है,
जो मेटल्स आयंस होते हैं वो कंबाइन होके क्या फॉर्म कर देते हैं, डोमेन्स बोलते हैं उनको। जो आयंस होते हैं किसी सब्सटेंस के अंदर, डोमेन मीन्स क्या होते हैं, टीनी मैग्नेट होते हैं, स्मॉल मैग्नेट्स। जब इन टीनी मैग्नेट्स को मीन्स उस सब्सटेंस को जिसके अंदर वो आयंस थे उन्होंने कंबाइन करके डोमेन या टीनी मैग्नेट फॉर्म किए हैं, जब तक मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा जाता तब तक वो रैंडमली पड़े होते हैं। किसी का मुंह उस तरफ, किसी का इस तरफ, किसी का डाउन, किसी का अप, मीन्स कैसे रैंडमली पड़े होते हैं। जैसे ये डोमेन है ऐसे पड़े होते हैं रैंडम। बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद अगर सभी डोमेन्स की या ऑलमोस्ट सभी की, मीन्स सारे तो नहीं, ऑलमोस्ट सारे, जो सारे के सारे डोमेन्स हैं उनकी डायरेक्शन या उनकी अलाइनमेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उसे क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मीन्स क्या हो, सारे के सारे क्या हो जाए, इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में अपन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसे क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मीन्स देखो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद कुछ एक तो उसके अलाइन, कुछ एक उसके अपोजिट, मीन्स इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट, इक्वल नंबर अलाइन। कैसे, जैसे अगर मैं मान लूँ ये है सब्सटेंस, तो पहले तो क्या, आधे इधर आधे इधर, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, जीरो। तो उसे क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है, इसी की तरह है बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होती, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मीन्स जब उस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कुछ एक सब्सटेंस, मीन्स कुछ एक सब्सटेंस अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अपने फील्ड अप्लाई किया है, और उससे ज़्यादा डोमेन्स क्या करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें तो क्या था, इक्वल नंबर थे ना अपोजिट और अलाइन में, इसमें क्या हो गया, अलाइनमेंट में तो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, अपोजिट में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मीन्स नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ वैल्यू शो करेगी, तो उसे हम एक्स मान लिया मैंने, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है कुछ ना कुछ शो करेगी, उसे हम क्या बोल देंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है कलर फॉर्मेशन की। भी कलर्ड जो कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनका कलर होता क्यों है, पहला क्वेश्चन तो ये। तो सिंपल सी बात है, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंपाउंड्स क्या करेंगे, कलर को शो करेंगे। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आज की, कलर्ड कंपाउंड्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, कलर की स्पेलिंग यही होती है, CLOR, जो न्यू है, इंग्लिश भी सुधार देता हूँ आपकी, UR भी लिख सकते हैं वैसे। मैं क्या बता रहा था, कलर। कलर किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे क्यों डिपेंड करते हैं, मान लो कोई सब्सटेंस है, मैंने उस पर वाइट लाइट डाली, वाइट लाइट डालने के बाद होगा क्या, जो ग्राउंड स्टेट है और जो एक्साइटेड स्टेट है किसी कंपाउंड की, उस वाइट लाइट में से जितनी एनर्जी का डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट के बीच में, उस एनर्जी की, उस वेवलेंथ की जो लाइट है, उस लाइट को कंपाउंड क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इस पर क्या डाल दिया, कंपाउंड में वाइट लाइट डाल दी, तो इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ की लाइट को वाइट लाइट में से ये जो कंपाउंड है एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और बाकी सबको क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। एब्जॉर्ब की गई लाइट का कंप्लीमेंट कलर क्या होता है, वो कंपाउंड शो करते हैं। अब कंप्लीमेंट कलर कैसे देखते हैं, याद रखना है, कलर वही एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर के कंपाउंड्स की बात करते हैं, आपने देखा हो वो ग्रीनिश ब्लू से होते हैं, तो मींस जब उस कॉपर के कंपाउंड पे लाइट डाली जाती है तो कॉपर के कंपाउंड के ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बराबर की वेवलेंथ लाइट को वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी सबको ट्रांसमिट। एब्जॉर्ब की उसने रेड लाइट, जो रेड लाइट थी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ उस दोनों गैप के बीच की क्या थी, इक्वल थी, तो रेड लाइट को उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। शो कौन सा करेगा, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स इसका जो अपोजिट है, इसका जो क्या है अपोजिट। अब अपोजिट में तो क्या है, ग्रीन है, बट ये
बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताता। जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड को एब्जॉर्ब करने के बाद कौन सा शो कर देता है, ग्रीनिश ब्लू। कैसा, ग्रीनिश ब्लू कलर क्या कर देते हैं, कंपाउंड शो कर देते हैं। अगर इसी तरह मैं किसी अदर कंपाउंड की बात करूं तो वो क्या करेंगे, मान लो वॉलेट कलर्स ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो कॉम्प्लीमेंट्री येलो या फिर ऑरेंज येलो या फिर येलो ऑरेंज कलर क्या कर सकते हैं, वो शो कर सकते हैं जो कंपाउंड्स हैं। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अब ट्रांजिशन मेटल हैं वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। आप सभी ने +2 के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नाम का जो चैप्टर है अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा आपने ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ऐसा होता क्यों है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेशन, इसके कुछ एक कारणस हैं। पहला तो ये कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबका साइज स्मॉल है। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तीसरा जो सबसे मेन है कि इनके अंदर ज़्यादातर जो डी ऑर्बिटल है वो खाली पड़े होते हैं, जिसके अंदर जो लिगेंड्स है अपना पूरा का पूरा लोन पे डाल दे और इनसे क्या कर ले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर ले। जब लिगेंड्स पूरा का पूरा लोन पे डालता है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। ये सब आप पढ़ चुके हो। तो सिंपल कारण क्या है, स्मॉल साइज है, न्यूक्लियर चार्ज होता है ज़्यादा इन पे, और तीसरा जो मेन है इम्पटेड ऑर्बिटल इनके पास क्या होते हैं, मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, हमारे डी ब्लॉक क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करते हैं। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, 7th अप्रोक्सीमेट 7th प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको याद करवाता हूँ, +2 के अंदर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ मेटलर्जी, उसके अंदर आपने पढ़ा हो कि ओर में से आयरन का ओर होता है, उसमें से आयरन को निकाला जाता है। ठीक है, फर्नेस का यूज़ करके आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर आयरन जो मिलते हैं कास्ट आयरन की फॉर्म में मिलता है, पिग आयरन की फॉर्म में मिलता है। दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इनमें ऐसा होता क्या है, इनको आयरन से नाम अलग दे दिया गया, कास्ट आयरन और पिग आयरन। क्यों, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म होता है आयरन का, मीन्स जो आयरन का मेटालिक्स जो उसकी क्लस्टर्स हैं उसमें बीच में क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन, उनमें से क्या होता है वो उसके अंदर उसके अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद क्योंकि सबकी CCP या CCP अरेंजमेंट होती है ना, जो ट्रांजिशन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनके अंदर क्या चला जाता है, फॉर एग्जांपल कार्बन चला जाता है। अगर मैं इसी की बात करूं, कार्बन जाके उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। ऑक्यूपाई करने के बाद जो आयरन था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज, मीन्स डेंसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है उनकी। जो मान लो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ, मीन्स मेल्ट होती है जिस पॉइंट पे, वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, या फिर हार्डनेस आ जाती है, तो उनकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिक प्रॉपर्टी आपने सभी ने पढ़ा होगा कि ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं उनमें कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कर देता है, मीन्स कैटलिस्ट काफ़ी ज़रूरी है किसी रिएक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि वो उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, उस रिएक्शन को होने में कम टाइम लगता है, या फिर कई बार तो प्रोडक्ट की जो यील्ड होती है वो भी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं एक ही प्रोसेस की बात कर लूँ, सिंपल कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर V2O5 वेनेडियम का ऑक्साइड होता है, वो यूज़ किया जाता है एज ए कैटलिस्ट SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, मैं इसी से सब कुछ समझा दूंगा। वैसे तो काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, हैबर प्रोसेस भी है, मोलिब्डेनम आयरन वगैरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजनेशंस भी रिएक्शंस हैं, रिडक्शंस के अंदर भी ट्रांजिशन मेटल्स यूज़ की जाती हैं। तो काफ़ी जगह एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। कैटलिस्ट की फॉर्म में ये करता क्या है कि जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाती है, वो समझा रहा हूँ मैं। V2O5 है, V2O5 क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। अब SO2 है, वो क्या करेगा, V2O5 के सरफेस पे आके
चिपक जाएगा या बैठ जाएगा या क्या करेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो SO2 इसकी सरफेस पे आएगा, वहां से V2O5 से ऑक्सीजन लेगा और क्या फॉर्म कर देगा, SO3, और बाहर क्या चला जाएगा, V2O4। फिर V2O4 ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और एज सच जो उसकी इनिशियल फॉर्म थी जो कैटालिस्ट की, उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मींस क्या, V2O5 अपनी सरफेस को यूज करता है या फिर कैटालिस्ट अपनी सरफेस को यूज करता है उस रिएक्शन को करवाने के लिए, और इससे क्या करता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी का जो पाथ है उसको क्या करता है, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवा देता है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी पहले वाले पाथ से क्या होती है, कम होती है, जिससे रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। मींस कैटालिस्ट की फॉर्म में भी ये रिएक्ट करता है रिएक्शंस। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय क्या होते हैं, अब देखो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की ही बात करें अपन, तो उसमें देखो सबकी जो रेडियाई है या एटॉमिक साइज है लगभग सेम है। मींस अगर किसी एक मेटल में एक एटम को निकाल के उसके दूसरा एटम डाल दूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जो फेज होगा वो क्या होगा, होमोजेनियस ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट डिफरेंस किस बात का है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ गोल्ड के अंदर का कॉपर मिला दें, या फिर आयरन स्टील की बात करते हैं, आयरन स्टील की बात करते हैं ना, स्टील बढ़ाओ, तो आयरन में क्या करते हैं, मैग्नीशियम मिला दें, आयरन के अंदर क्या करते हैं, Mn मिला दें, मैग्नीज मिला दें, आयरन के अंदर मैग्नीज मिला देंगे तो देखो दोनों का साइज जो होता है वो सेम होता है, सेम होता है। सेम होने की वजह से जो आयरन की लैटिस साइड्स हैं उनमें क्या करता है, मैग्नीज Mn क्या करता है, आ जाता है, जिससे क्या होता है उसके फेस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि दोनों का साइज क्या है, अप्रोक्सीमेट सेम है, लगभग सेम है। तो उससे बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से आते हैं। मीन्स किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम एलॉय को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज, इतनी ही दी जनरल प्रॉपर्टीज थी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। एक बात आपको ध्यान से सुननी है कि ये जो मैंने प्रॉपर्टीज करवाई हैं, आप इनके अलावा बुक में से पढ़ोगे इन प्रॉपर्टीज को, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मेरे से दोबारा से ऑफलाइन क्लासेस जो लगती हैं वहां पे पूछ सकते हो। अब उसके बाद है कंपैरिजन है प्रॉपर्टीज का, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज हैं या जो ट्रांजिशन मेटल्स की सीरीज हैं उनकी प्रॉपर्टीज का क्या है, कंपेयर करना है हमें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है कि तीनों की जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, उनकी जो अरेंजमेंट्स होंगी वो सेम होंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होंगी। अगर मैं बात करूं जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम कॉपर की, तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड करने के लिए अपन क्या करते थे, एस का इलेक्ट्रॉन को डी में भेज देते थे। बट सेकंड और थर्ड में ऐसा नहीं होगा। अगर उन्हीं के नीचे के एलिमेंट की बात करें, फर्स्ट ट्रांजिशन को थर्ड से कंपेयर करें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक आप खुद ही कर लोगे, आसान है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, हाफ फील्ड और फुली फील्ड के कारण जो स्टेबल होते हैं वो थर्ड के अंदर ऐसा नहीं होता। तो क्या है, प्रॉपर्टीज अलग हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज, रेडियाई की बात करते हैं, आयनिक रेडियाई लगा लो या फिर एटॉमिक रेडियाई। देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की रेडियाई से सेकंड और थर्ड की क्या होती है, ज्यादा होती है रेडियाई। सिंपल सी बात है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई इंक्रीज होती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है उसके मुकाबले दूसरी और तीसरी ट्रांजिशन सीरीज है, उन दोनों की रेडियाई पहली से ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज में क्या होता है कि लेंथन और कंट्रैक्शन के कारण उनकी जो रेडियाई होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो जिस ऑर्डर से आयनिक रेडियाई फर्स्ट ट्रांजिशन से सेकंड ट्रांजिशन में आए इंक्रीज हुई, उसी ऑर्डर से सेकंड और थर्ड में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड और थर्ड की आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई सेम होती है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण, ऑलमोस्ट सेम होती है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालते हैं, थर्ड जो कंपेरेबल प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं, अभी मैंने फॉर्मूला यूज किया था अंडरूट n इंटू में n+2 म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। ये कहां से आया था, √4s इंटू में s+1। मीन्स फर्स्ट ट्रांजिशन का ओनली स्पिन मोमेंट देखा था,
बट सेकंड और थर्ड की जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो उनमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी उनका लेके चलेंगे। मीन्स ये जनरल फॉर्मूला तीनों सीरीज में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है ना। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये भी मैंने अच्छे से करवाया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि ऑक्सीडेशन स्टेट पहली सीरीज की +7 तक मैक्सिमम जाती हैं, सेकंड और थर्ड की देखना +8 तक जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है उनमें एक तो उनकी शेप बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं एनवायरमेंट। सेकंड, उनके अंदर एफ ऑर्बिटल भी आ रहा है थर्ड के अंदर, ठीक है। एफ ऑर्बिटल आने की वजह से स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट वर्क करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वेरी कर जाती हैं। तो ये आप खुद कर लोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने अच्छे से करवाया है टॉपिक। कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात करें तो आपने पढ़ा हो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही पढ़ा होगा, और वो ज़्यादातर कंपाउंड जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को फॉर्म करते हैं या शो करते हैं वो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के ही होते हैं, क्योंकि सेकंड और थर्ड के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 9, 10, 11, 12 तक भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें अगर आप, स्टीरियो केमिस्ट्री देखो, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आपने पढ़े हैं, ठीक है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कब फॉर्म होता है। हाई स्पिन का मतलब ज़्यादातर अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे, लो स्पिन का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पड़े रहेंगे, ठीक है। मैं CFSE की बात कर रहा हूँ, +2 के अंदर पढ़ी है मैंने, करवाई आपको वैलेंस बोर्ड थ्योरी है, लेकिन यहाँ जो यूज़ होनी है वो CFSE यूज़ होनी है। आपने 2 लेवल पढ़े होंगे, EGT 2G T2G EG, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल जो DK5 ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल T2G एंड EG। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल। अगर ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ हाफ फील्ड होंगे, फिर यहीं फुली फील्ड होंगे, 1 2 3, फिर चौथा इसी के अंदर, पांचवा इसके अंदर, छठा इसी के अंदर। अगर मान लो एनर्जी गैप कम हो, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 फिर ऊपर भी जा सकता है, 4 5 फिर नीचे फिलअप होना स्टार्ट होगा। मीन्स अगर एनर्जी गैप ज़्यादा है तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी, स्पिन बचेगी नहीं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे। अगर मान लो गैप कम है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है आसानी से, पहले क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पड़े रहेंगे, क्योंकि पहले सारे हाफ फील्ड फॉर्म होंगे, तो यहाँ पे जो स्पिन होगी वो ज़्यादा होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे। अब जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन को अगर आप कंपेयर करें फर्स्ट से, तो सेकंड और थर्ड के अंदर जो डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है उसका साइज बड़ा है, स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो लिगेंड्स हैं उनके साथ स्ट्रोंगली इंटरेक्शन कर पाता है। लिगेंड से स्ट्रोंगली इंटरेक्ट करेगा, उसकी वजह से होता क्या है, एनर्जी का गैप बढ़ जाता है T2G और EG के बीच में। एनर्जी का गैप बढ़ जाएगा तो सेकंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पहले डी में हाफ फील्ड होंगे नीचे ही, फिर नीचे वाले को भी फुली फील्ड कर देंगे, ऊपर जाएंगे ही नहीं। मीन्स सेकंड और थर्ड के अंदर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे और फर्स्ट ट्रांजिशन के अंदर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे। उसके बाद है मेटल मेटल बॉन्डिंग। ये भी ऑर्गेनोमेटालिक के अंदर आप पढ़ोगे कि जो, जैसे बात करूँ अगर मैं, जैसे रुथेनियम रोहोडियम की, रोहोडियम से मेटल मेटल बॉन्डिंग, कार्बोनिल लिगेंड लगे हुए हैं दोनों साइड। तो ज़्यादातर जो मेटल मेटल बॉन्डिंग के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के फॉर्म होते हैं एज कंपेरिजन टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फॉर्मेशन ऑफ आइसोपोली एंड हेट्रोपोली एनायंस, फॉर्मेशन ऑफ आइसोपोली एंड हेट्रोपोली एनायंस। पहले तो समझ लो आइसोपोली क्या होता है। आइसोपोली एक ही मेटल, फॉर एग्जांपल मैग्नीज की ही बात करो तो मैग्नीज ही उसके अंदर यूज हो गया, वो ऑक्साइड से कंपाउंड अपना फॉर्म करेगी। लेकिन हेट्रोपोली में अगर बात करूँ, मैग्नीज फॉर एग्जांपल, मैग्नीज वैसे फॉर्म नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ साथ किसी अदर एलिमेंट को भी ले ले, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोपोली कंपाउंड्स। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो पहली बात तो ना तो होमोपोली कंपाउंड फॉर्म करते हैं और ना ही हेट्रो। अगर फिर भी रेयर कोई एलिमेंट्स हैं तो वो जो फॉर्म करते हैं वो होमोपोली या फिर आइसोपोली कंपाउंड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। लेकिन जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है वो आइसो भी पोली करते हैं और हेट्रोपोली एनाइंस भी क्या कंपाउंड्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो ये क्या था, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड और थर्ड का क्या था, कंपैरिजन था उनकी प्रॉपर्टीज का। तो आज आपने पढ़ा क्या है, देखो हमने इससे पहले लेक्चर में मैग्नेटिक आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक करैक्टर और रिएक्टिविटी और रिड्यूसिंग करैक्टर के बारे में पढ़ा था।
आज जो हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन सीरीज मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज ही चल रही थी। मैग्नेटिक करैक्टर कैसा होता है, ठीक है, कलर किस बेस पे बनता है, कैटालिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो ये सारी की अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। उसके बाद अपन ने कंपेयर किया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को सेकंड और थर्ड से कि दोनों में तीनों में सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंस किस बात का है। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, पर एक जो मेन क्वेश्चन उठता है वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर या फिर कलर के ऊपर। ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। और अगर मेरे लेक्चर में सुनने में या समझने में कोई कमी आती है, आपको नहीं समझ में आया, तो आप मेरे से क्लास के अंदर भी पूछ सकते हो। थैंक यू।